जय हिंद दोस्तों, वेलकम है आपको ज्वाइन आर्मी प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के 50 क्वेश्चन जो आर्मी के जो एग्ज़ाम होते हैं, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें रिलेटेड सारे क्वेश्चन काफ़ी बार आते हैं। तो इसी बेस पे हम लोग यानी कि एग्ज़ाम बेस्ड पे हम लोग ये 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे और जानेंगे कि लेवल क्या होते हैं। और ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे उन सभी कैंडिडेट के लिए जो 2026 में या फिर आगे आने वाले जो एग्ज़ाम होने वाली है, तैयारी करने वाले हैं, तो उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। तो ये सारे क्वेश्चन 50 क्वेश्चन सारे 100% सटीक आर्मी के जो एग्ज़ाम होते हैं उसी बेस पे क्वेश्चन को सेट किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं उन सभी से बता दूं कि जो भी भाई आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं या फिर आर्मी की कोई भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे साथ जुड़कर अपना तैयारी को और बूस्ट करें और 2026 में सेना का एक अंग यानी कि हिस्सा बनने का सपना पूरा करें। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि मानव शरीर में काउंटर करंट मैकेनिज्म मुख्य रूप से किससे संबंधित है। ओके, तो ये जानिए कि मानव शरीर में जो काउंटर करंट मैकेनिज्म मुख्य रूप से किससे संबंधित है। तो ये है बॉमेन्स कैप्सूल। ठीक है, तो बॉमेन कैप्सूल क्या होता है? एक किडनी का बोले तो किडनी का एक यूनिट होता है। ठीक है, जो नेफ्रॉन होते हैं उसी का एक यूनिट होता है बॉमेन्स कैप्सूल। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ है इस टाइप का, फुल मैं ये नहीं बना पा रहा हूँ इमेज। तो ये जो बॉमेन्स कैप्सूल है, यहाँ पे क्या होता है? ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है, इसी में ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है जो कि ग्रुप्स हेनले होते हैं, उसी ट्यूब से जाकर और फिल्टर होते हैं, टोटल पूरे प्रक्रिया ते होते हैं। तो इसके रिलेटेड अगर क्वेश्चन और देखें हम लोग, तो क्वेश्चन ये हो सकते हैं कि किडनी के मेडुला में ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बनाए रखने के लिए मुख्य रूप से कौन सी संरचना जिम्मेदार होती है। ओके, तो इसमें भी होते हैं लूप्स ऑफ हेनले जो होते हैं। ओके, लूप्स ऑफ हेनले जो होते हैं वो इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन इतने थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन आप याद रखना, ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट होंगे कि मानव शरीर में काउंटर करंट मैकेनिज्म मुख्य रूप से किससे संबंधित है। ओके, तो ये चीज़ें ध्यान में रखना। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि रक्त में कैल्शियम के स्तर को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है। ओके, जो रक्त में कैल्शियम के स्तर को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है। ठीक है, तो कौन सा हार्मोन नियंत्रित करेगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका कैल्सीटोनिन। ओके, जो कैल्सीटोनिन है वो रक्त में कैल्शियम के स्तर को क्या करता है? नियंत्रित करके रखता है। तो ये क्या है? एक तरह से एक हार्मोन है। ठीक है, जो रक्त में कैल्शियम के स्तर को क्या रेगुलेट करके रखता है। तो अगर इसके रिलेटेड अगर क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन क्या आ सकते हैं? तो क्वेश्चन ये हो सकते हैं कि कौन सा हार्मोन ऑस्टियोक्लास्ट की क्रिया को रोककर रक्त में कैल्शियम स्तर का कम करता है। तो कैल्सीटोनिन जो है वो रक्त में ऑस्टियोक्लास्ट की जो क्रिया होती है उसको रोककर रक्त में कैल्शियम स्तर को कम करता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा कैल्सीटोनिन। तो इसी तरह के हम लोग क्वेश्चन करेंगे जो कि फुली यानी कि 100% आर्मी के रियल एग्जाम बेस्ड होंगे। ओके, फिर देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है, निम्न में से कौन सी रक्त कोशिकाओं में मनुष्यों में नाभिक नहीं होता। ठीक है, यानी कि निम्न में से कौन सी रक्त कोशिकाओं में मनुष्यों में नाभिक नहीं होते। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका प्लेटलेट। ठीक है, तो इसमें क्या जो न्यूक्लियस होते हैं वो नहीं होते।
ओके, तो इसी के रिलेटेड अगर क्वेश्चन और देखें तो क्वेश्चन आ जाएंगे कि मनुष्य में कौन सा रक्त घटक नाभिक रहित होता है लेकिन हीमोग्लोबिन रखता है, तो वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएंगे आरबीसी, क्योंकि इसमें नाभिक रहित तो होते हैं लेकिन इसमें क्या हीमोग्लोबिन रखता है। ओके, तो हो जाएंगे आंसर। फिर इसी के रिलेटेड एक और क्वेश्चन देख सकते हैं कि कौन सा रक्त तत्व जो कौन सा ब्लड का जो मेटल है, ओके, यानी कि तत्व है, नाभिक रहित होता है और ऑक्सीजन के परिवहन में विशेषीकृत होता है, तो आंसर हो जाएगा इरिथ्रोसाइट्स। तो मैंने बताया था कि इरिथ्रोसाइट्स के बारे में। इरिथ्रोसाइट्स क्या होता है, ठीक है, इरिथ्रोसाइट्स क्या होता है, ये भी आरबीसी का एक तरह से एक बोल सकते हो कि आरबीसी होता है। ओके, तो ये भी एक तरह से आरबीसी इरिथ्रोसाइट्स, तो ये हो जाएंगे इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित आनुवंशिक पदार्थ को क्या कहा जाता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित जो आनुवंशिक पदार्थ है यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल है उसको क्या कहते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, उसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा उसका आरएनए। ठीक है, तो एक होता है इसमें भी आरएनए होता है, टीआरएनए होता है, एमआरएनए होता है। ठीक है, तो सारे का अलग अलग काम होता है। जैसे जो आरएनए होता है, एमआरएनए होता है, आरएनए होता है, तो सारे के डिफरेंट काम होता है। ठीक है, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित आनुवंशिक पदार्थ को क्या कहा जाता है, वो बोलते हैं आरएनए। ओके, तो ये हो जाएंगे इसका आंसर। फिर इसके रिलेटेड अगर क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन आ जाएंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए मुख्य रूप से किस माता पिता से विरासत में मिलता है। तो जो जितने भी डीएनए का यानी कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए मुख्य रूप से किस माता पिता की विरासत से मिलता है, तो हो जाएंगे मदर। ठीक है, मदर हो जाएंगे आंसर। और सेकंड क्वेश्चन इसके रिलेटेड अगर देखें कि माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद कौन सा आनुवंशिक पदार्थ मर्त आनुवंशिक गति के लिए जिम्मेदार होता है, तो होता है एम्प्टी डीएनए। ठीक है, एम्प्टी डीएनए। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन थोड़े से लेवल से ज़्यादा हो जाएंगे, तो आप ये क्वेश्चन को ना देखें, लेकिन ये जो क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित आनुवंशिक पदार्थ को क्या कहा जाता है, तो हो जाएंगे आरएनए। ये चीज़ें आप याद रखना। फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन और समन्वय नियंत्रित करता है। तो ये काफ़ी अच्छी क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं ये क्वेश्चन और काफ़ी बार रिपीट हो रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सेरिबेलम। ठीक है, सेरिबेलम और सेरिबेरम दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो डाउट ना रहे, सेरिबेलम बेलम। ठीक है, सेरिबेलम। तो ये चीज़ें अपने जहन में रखना, थोड़ी सी चीज़ों को याद रखना ताकि बाद में दिक्कत ना हो। तो इसके रिलेटेड अगर क्वेश्चन देखें, ये तो हो गया कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर को संतुलन और समन्वय क्या होता है, यानी कि कोऑर्डिनेशन को नियंत्रित करता है, कोऑर्डिनेशन भी करता है और कंट्रोल भी करता है। ठीक है, यानी कि जो ब्रेन का कंट्रोल भी करता है और कोऑर्डिनेशन भी करता है, तो हो जाएंगे सेरिबेलम। इसके रिलेटेड अगर क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन ये आ सकते हैं कि मस्तिष्क के किस भाग के क्षतिग्रस्त होने पर शरीर का संतुलन और समन्वय बिगड़ जाता है, तो हो जाएगा सेरिबेलम। ठीक है, फिर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग स्वैच्छिक मांसपेशियों के समन्वय के लिए जिम्मेदार होता है, यानी कि जो भी जितने भी वॉलेंट्री मसल्स होते हैं, यानी कि वॉलेंट्री मसल्स जितने भी होते हैं हमारी बॉडी में, उनके मतलब बता सकते हैं उनके समन्वय यानी उनके कोऑर्डिनेशन के लिए कौन सा मस्तिष्क का पार्ट्स जो रिस्पॉन्सिबल होगा, वो हो जाएंगे सेरिबेलम। ठीक है, यानी जितने भी हमारे बॉडी में
वॉलेंट्री मसल्स है उसके कोऑर्डिनेशन के लिए भी सेरेबेलम ही रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि कोशिका विभाजन के किस चरण में, यानी जो कोशिका विभाजन होता है तो उसके किस चरण में क्रोमोजोम एक्टोरियल, जो एक्टोरियल होते हैं प्लेट पर व्यवस्थित होते हैं। ओके, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका मेटाफेज। ठीक है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये सब सारे क्या है? एक फेज है। क्या है? कोशिका विभाजन का। ठीक है, यानी कि सेल डिवीजन का एक फेज है, यानी कि चरण है। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कोशिका विभाजन के किस चरण में, यानी कि कोशिका जो सेल डिवीजन का किस फेज में क्रोमोजोम एक्टोरियल प्लेट पर व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, तो हो जाएंगे मेटाफेज। ये हो जाएंगे इसका आंसर। ठीक है, तो अगर इसके रिलेटेड अगर क्वेश्चन देखें तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या हो जाएंगे? इसके रिलेटेड क्वेश्चन ये हो जाएंगे कि माइटोसिस किस चरण में क्रोमोजोम अधिकतम संकुचित होकर एक्टोरियल प्लेट पर व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, जो माइटोसिस किस चरण में क्रोमोजोम अधिकतम संकुचित होकर एक्टोरियल प्लेट पर व्यवस्थित होता है, तो ये भी आ जाएंगे मेटाफेज में ही। ठीक है, तो हालांकि इतने क्वेश्चन थोड़े से टफ हो जाएंगे, तो क्वेश्चन इतना आएंगे नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन को आप याद रखना। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है कि विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक है, तो विटामिन B12 की कमी से कौन सी रोग होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा पार्किंसंस एनीमिया। ठीक है, पार्किंसंस एनीमिया। तो विटामिन B12 हम लोग एक और क्वेश्चन देखे थे कि बेरी, ठीक है, बेरी भी देखे थे। तो बेरी किससे था? वो था विटामिन B1। ठीक है, बेरी किससे था? विटामिन B1 की कमी से होते हैं। ठीक है, और स्कर्वी तो आपको पता ही है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है। तो और रिकेट्स जो था वो हम लोग देखे थे कि रिकेट्स जो होता है वो विटामिन D की कमी से होता है। ओके, ये था। तो हम लोग देखेंगे कि जो पर्निशियस एनीमिया वो क्या होती है। ठीक है, तो पर्निशियस एनीमिया जो होता है वो किसकी कमी से होता है? B12 की कमी से। तो पर्निशियस एनीमिया में होता है कि जो पर्निशियस एनीमिया क्या होता है? एक प्रकार का एनीमिया होता है, यानी कि एनीमिया का मतलब क्या माइंड में क्या क्लिक होता है? खून की कमी, HB की कमी। ठीक है, खून की कमी यानी कि HB की कमी, जो शरीर में विटामिन B12 की कमी के कारण होता है। ओके, तो इसमें अगर कारण देखें, कॉज देखें तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन आप ये कर सकते हो कि इसमें काफ़ी कारण होते हैं, जैसे इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी से होते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज होते हैं, या फिर पेट या जो इंटेस्टाइन के डिजीज होते हैं उसके कारण भी होते हैं, या फिर लंबे समय तक विटामिन B12 की कमी के कारण ही हो जाते हैं। तो ये सारे काफ़ी सारे फैक्टर होते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में आ जाए कि विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो पर्निशियस एनीमिया, ये याद रखना। ठीक है, फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा लसिका अंग कौन सा है। ठीक है, तो लसिका अंग क्या होता है? लसिका अंग मतलब लिम्फेटिक ऑर्गन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका प्लीहा, यानी कि स्प्लीन। जो स्प्लीन है वो मानव शरीर के सबसे बड़ा लिम्फेटिक ऑर्गन है, यानी कि लसिका अंग, सबसे बड़ा लसिका अंग है। ये चीज़ें याद रखना आप। तो इसी के रिलेटेड अगर क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन क्या आ जाएंगे? कौन सा लसिका अंग रक्त का भंडार होता है और पुरानी RBC को नष्ट करता है? तो उसका भी स्प्लीन ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके रिलेटेड एक और क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा लसिका अंग प्रतिरक्षा
प्रतिक्रिया और रक्त के निस्पंदन में प्रमुख भूमिका निभाता है। यानी कि प्रतिरक्षा प्रक्रिया में भी और रक्त का निस्पंदन में भी, यानी कि रक्त का फिल्ट्रेशन। निस्पंदन क्या होता है, मैंने कल की भी वीडियो में बताया था कि निस्पंदन क्या होता है। निस्पंदन होता है फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो जब भी एग्जाम में जाओगे आप तो निस्पंदन देखकर घबराना नहीं है, उसका होता है फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो हाँ, तो क्या था कि मानव शरीर का सबसे बड़ा लसिका अंग कौन सा है, वो है प्लीहा, ठीक है, समझ गए। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है कि रक्त का थक्का बनने के दौरान फिब्रिनोजन, ठीक है, को फाइब्रिन में कौन सा एंजाइम बदलता है, ठीक है। तो होता क्या है कि रक्त के थक्का बनने के दौरान फिब्रिनोजन, ठीक है, को फिब्रिन में कौन सा एंजाइम्स चेंज करता है, बदलता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा थ्रोम्बिन, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, इसका एक्शन क्या होता है, जैसे सपोज दैट ये है, ठीक है, यहाँ पे कहाँ पे कट हुआ है, यहाँ पे कट हुआ है, ठीक है, ये याद रखना पार्ट्स। यहाँ पे कट हुआ है, तो यहाँ पे कट होता है तो जैसे ब्लड स्पिल आउट होता है बाहर, ठीक है। ये सपोज दैट ये है ब्लड वेसल्स, इसमें ब्लड है, ओके, ये ब्लड वेसल्स है, इसमें ब्लड है। तो इससे जैसे निकल रहा है तो होता क्या है, हमारे प्लेटलेट्स जो फैक्टर होते हैं 13 फैक्टर होते हैं, तो आप फैक्टर को याद ना रखो, काफ़ी लंबे हो जाएंगे वो। मैं थोड़ा अच्छे से इसमें इमेज के थ्रू बता देता हूँ। सपोज दैट ये ब्लड है, ठीक है, ये ब्लड भरा हुआ है, इसमें ब्लड स्पिल हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, जो प्लेटलेट होते हैं, प्लेटलेट अपना फैक्टर बनाते हैं, और उस फैक्टर में होता क्या, 13 फैक्टर होते हैं, ठीक है, 13 फैक्टर होते हैं। तो ये जैसे ही यहाँ पे ब्लड को क्लॉट करना है, यानी कि रोकना है ब्लड को, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये सब सारे प्लेटलेट जाकर क्लॉट हो जाते हैं, ठीक है, एक बाउंड्री बनाते हैं जिसमें फाइब्रिनोजेन जो होता है वो फिब्रिन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे, ये सारी चीज़ें कहाँ होता है, यहाँ पे इसके वाल पे होता है, ओके, वाल पे होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो आपको एक इमेज इसलिए मैंने बनाकर दिखाया ताकि आपको माइंड में क्लिक हो जाए बाद में भी, ठीक है। तो रक्त के थक्के बनने के दौरान फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कौन सा एंजाइम बदलता है, वो होगा, वो कौन सा होगा, थ्रोम्बिन, ठीक है, थ्रोम्बिन आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई क्या है। जो तंत्रिका तंत्र है यानी कि जो नर्वस सिस्टम है उसका कार्यात्मक इकाई पूछ रहा है। कार्यात्मक मतलब फंक्शनल यूनिट। तो फंक्शनल यूनिट कौन सा होगा, वो हो जाएगा न्यूरॉन, ओके। न्यूरॉन क्या हो जाएगा, फंक्शनल यूनिट हो जाएगा। तो इसके रिलेटेड अगर क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन हो जाएंगे कि तंत्रिका तंत्र के संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कौन सी कोशिका है, ओके। तो संरचनात्मक भी होगा और कार्यात्मक भी होगा। संरचनात्मक और कार्यात्मक दोनों इकाई हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों चीज़ें हो जाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, न्यूरॉन। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछे जा सकते हैं कि दो न्यूरॉन, जैसे दो न्यूरॉन के बीच की स्थान जहाँ तंत्रिका आवेग का संचार होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं साइनेप्स, ठीक है, क्या कहेंगे, साइनेप्स, ये बोलेंगे इसको, ठीक है। तो ये फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, रक्त का कौन सा घटक एंटीबॉडी का वहन करता है, यानी कि रक्त का कौन सा घटक है, यानी कि विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड
कैरी एंटीबॉडी। तो बताना है कि इस रक्त का कौन सा वह घटक है जो एंटीबॉडी को ट्रांसपोर्ट करता है यानी कि कैरी करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। और मैंने कल के वीडियो में बताया भी था कि प्लाज्मा कैसे होता है, जिससे ये ब्लड का ट्यूब है, ठीक है, ब्लड का ट्यूब है। तो इसमें इतना तक ब्लड है तो उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो नीचे सेल डिपॉजिट हो जाएंगे और ऊपर क्या हो जाएंगे? ऊपर हो जाएंगे प्लाज्मा, ठीक है। ये जो ऊपर होते हैं वो प्लाज्मा हो जाएंगे, ठीक है। तो ये होते हैं, ओके। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन क्या है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन को कौन सी संरचना नियंत्रित करती है? यानी जो पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन होता है यानी कि ट्रांसपीरेशन होता है, तो कौन सी संरचना नियंत्रित करती है? चीज़ों को कौन सी संरचना नियंत्रित करती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका स्टोमाटा, ठीक है। स्टोमाटा जो है वो पौधों में वाष्पोत्सर्जन को जो संरचना को नियंत्रित करता है वो है रंध्र, ठीक है, यानी कि स्टोमाटा, ठीक है। और इसके रिलेटेड अगर क्वेश्चन देखें तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे कि रक्त प्लाज्मा में उपस्थित एंटीबॉडी मुख्य रूप से किस वर्ग में आते हैं? जो रक्त प्लाज्मा में उपस्थित जो एंटीबॉडी है वो मुख्य रूप से कौन सा ग्रुप में आते हैं यानी कि वर्ग में आते हैं? वो हो जाएंगे ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन्स, ठीक है। तो ये क्या है? ग्लोबुलिन्स क्या होता है? ग्लोबुलिन्स एक टाइप्स का प्रोटीन होता है, ठीक है। क्या होता है? प्रोटीन होता है। जैसे कि आप सुना होगा एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, ठीक है, ये चीज़ें आपने सुना होगा। तो ये होता है ग्लोबुलिन्स, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है? इसमें से वो ऑप्शन यानी कि वो आंसर बताना है जिसमें सबसे ज़्यादा यानी कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता होती है चीज़ों की। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका ऑक्सीजन, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। तो अगर इसके रिलेटेड अगर क्वेश्चन देखें तो इसके रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ जाएंगे? क्वेश्चन ये आ जाएंगे कि आवर्त सारणी के किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है? तो अगर आवर्त सारणी की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता है वो फ्लोरीन को हो जाएगा, ठीक है। किसका हो जाएगा? फ्लोरीन का। अब अगर क्वेश्चन ये कर दे कि एक आवर्त में विद्युत ऋणात्मकता सामान्यतः किस कारण बढ़ती है? तो इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज के कारण बढ़ती है, ओके। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? यानी जो H2SO4 क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो पूछ रहा है कि H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो इसमें ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगा इसका +4, ठीक है, +4 हो जाएगा। और अगर इसके रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछे तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन ये आ जाएंगे कि SO3 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? ये क्वेश्चन पूछा गया है आर्मी के एग्जाम में कि SO3 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो इसमें सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा? हो जाएंगे +6, ठीक है, ये हो जाएंगे इसका आंसर, ओके। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? जो ग्रीन हाउस प्रभाव होते हैं उसके लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है?
तो आंसर क्या हो जाएगा, मैंने काफ़ी बार बताया था इसके लिए, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो जिम्मेदार होता है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए। ओके, और इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन मैंने काफ़ी करवाया था। तो अगर इसमें दूसरा क्वेश्चन अगर बता दो तो क्वेश्चन क्या आ जाएंगे कि पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस अवरक्त विकिरण को अवशोषित करके ऊष्मा को फंसा लेती है, तो हो जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन इसके रिलेटेड बनते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रॉनों को साझाकरण से कौन सा बंध बनता है, यानी कि जब दो इलेक्ट्रॉन या फिर दो से अधिक इलेक्ट्रॉन जब साझाकरण करते हैं तो कौन सा बंध बनता है। ओके, तो कौन सा बंध बनता है, तो आंसर हो जाएगा धात्विक बंध। ओके, धात्विक बंध ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, और अगर इसके रिलेटेड अगर क्वेश्चन देखें तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे कि निम्न में से कौन सा यौगिक सहसंयोजक यौगिक का उदाहरण है, जिसमें NaCl, KBr, H2O, CaO ये सब सारे हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैंने ऑप्शन के तौर में बताया कि निम्न में से कौन सा यौगिक सहसंयोजक यानी कि कोवैलेंट यौगिक का उदाहरण है। तो जिसमें NaCl, KBr, H2O, CaO, तो ये सारे ऑप्शन है, जिसमें आंसर क्या हो जाएगा H2O, यानी कि जो H2O होंगे वो सहसंयोजक यौगिक का उदाहरण है। ओके, फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि NaCl का मोलर द्रव्यमान क्या है, यानी कि सोडियम क्लोराइड का मोलर द्रव्यमान क्या है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 58.5 ग्राम पर मोल। ओके, यानी कि NaCl का मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा 58.5 ग्राम पर मोल, ये हो जाएंगे इसका आंसर। इसके रिलेटेड अगर क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन क्या आ जाएंगे कि CaCO3 का मोलर द्रव्यमान कितना होगा। तो CaCO3 का मोलर द्रव्यमान 100 ग्राम पर मोल होता है। ओके, ये हो जाएंगे इसका आंसर। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि कमरे के तापमान पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में होती है। तो बताना है, ये क्वेश्चन मैंने पहले आई थिंक 1 महीना पहले बताया था ये क्वेश्चन को। ठीक है, तो कमरे के तापमान पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में होती है, आंसर क्या हो जाएगा पारा। तो ये क्या है, ये धातु है। अगर अधातु को पूछते हैं, अगर धातु की जगह ये सपोज दैट ये धातु नहीं है, ठीक है, ये अधातु है। तो अधातु कौन सा है जो कमरे के तापमान पर द्रव की अवस्था में पाया जाता है। तो अधातु को पूछ दे तो अधातु हो जाएगा ब्रोमीन। अगर धातु पूछते तो धातु कौन सा होगा पारा। ठीक है, पारा हो जाएगा इसका आंसर, लेकिन अधातु अगर पूछ दे तो इसका आंसर ब्रोमीन हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मजबूत अम्ल का pH सामान्यतः कितना होता है। जो स्ट्रॉन्ग जो एसिड होते हैं, ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उसका pH कितना होता है, तो उसका pH मिनिमम ही होता है, यानी कि कम होता है। तो आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड पूछ रहा है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड का कितना हो जाएगा 7 to 9 हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इसके रिलेटेड अगर क्वेश्चन देखें, इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ जाएगा कि क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जिस विलायक का pH 2 है वह किस प्रकार का होता है। तो वह किस प्रकार का होगा, वो हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, क्या हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड। तो सारे याद रखना कि 7 और मैंने बताया भी था क्वेश्चन 1 में कि जो 7 होता है वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल विलयन जिसका होता है वो उसका pH 7 होता है। 1 to 7 किसका होता है एसिड, 1 to 6। ठीक है,
1 to 6 होगा एसिड, 7 हो जाएगा न्यूट्रल, और 8 से जो 14 होगा वो बेस होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रखना। फिर अगला क्वेश्चन है, काफ़ी टॉप क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एवोगाड्रो संख्या क्या है? तो एवोगाड्रो संख्या क्या है वो बताना। तो एवोगाड्रो संख्या हो जाएंगे, आंसर क्या हो जाएगा 6.0 6.022 इंटू 10⁻23 ये हो जाएंगे एवोगाड्रो संख्या। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एवोगाड्रो संख्या। और सॉरी, ये जो क्वेश्चन है अभी थोड़ी सी मेरी क्लिक हो रहा है, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा 0 से 3। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी मुझे थोड़ा याद आया कि स्ट्रॉन्ग एसिड के जब बारे में बताया तो एसिड जो है, तो इसलिए मुझे क्लिक हुआ। तो ये हो जाएगा इसका आंसर ये। ठीक है, तो हम लोग देख रहे थे एवोगाड्रो संख्या, तो ये हो जाएगा एवोगाड्रो संख्या 6.022 इंटू 10⁻23। ओके, और इसके रिलेटेड अगर क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन क्या आ जाएंगे कि एवोगाड्रो संख्या किस में उपस्थित कणों की संख्या को दर्शाती है? तो एवोगाड्रो संख्या जो होता है किस में उपस्थित कणों की संख्या को दर्शाता है? तो आंसर हो जाएगा 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। ओके, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को दर्शाता है, ये हो जाएंगे आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि वेग दोगुना हो जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? अगर वेग दोगुना हो जाता है तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएंगे इसका आंसर। और अगर इसके रिलेटेड अगर क्वेश्चन देखें तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन ये आ जाएंगे कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो किसी भी जो वस्तु है उसका गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करेगा? वो मास एंड स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, मास एंड स्क्वायर वेलोसिटी, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। ओके, ये हो जाएंगे इसका आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, क्रिया और प्रतिक्रिया को कौन सा नियम समझाता है? जो क्रिया और प्रतिक्रिया होता है यानी कि एक्शन एंड रिएक्शन जो होते हैं उसका कौन सा नियम समझाता है? तो इसमें बताना है जो न्यूटन्स का कौन सा लॉ इसके रिलेटेड है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा न्यूटन का तृतीय नियम। ठीक है, न्यूटन का जो तृतीय नियम है वो इसका आंसर हो जाएगा कि क्रिया का विपरीत प्रतिक्रिया। जैसे किसी वस्तु को हम लोग धक्का दे रहे हैं, ठीक है, ये सपोजिट ये वस्तु है तो इसको धक्का दे रहे हैं इसमें, तो उतना ही वेग से इस वस्तु को फिर से अपोजिट वे में पुश करेगी। ठीक है, तो ये होता है न्यूटन के तृतीय रिएक्शन, एवरी रिएक्शन अपोजिट टू, ऐसे करके इसका एक नियम होता है। ठीक है, फिर इसके रिलेटेड अगर और क्वेश्चन देखें तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे कि हाँ, एक क्वेश्चन काफ़ी पॉपुलर था क्वेश्चन इसके रिलेटेड कि कुछ ऐसा था कि जब बंदूक से गोली चलती है तो बंदूक को पीछे की ओर झटका किस सिद्धांत से समझाया जाता है? तो इसका आंसर भी हो जाएगा न्यूटन्स का तृतीय नियम। ठीक है, और इसके रिलेटेड एक और क्वेश्चन था कि कौन सा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया? तो ये भी न्यूटन्स का थर्ड लॉ। तो सारे जो आंसर हो जाएंगे वो न्यूटन्स का थर्ड लॉ से रिलेटेड है। ओके, फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या है? विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है? विद्युत आवेश यानी कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं उसका एसआई इकाई क्या है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कूलम्ब। ठीक है, कूलम्ब हो जाएगा इसका आंसर। और इसके रिलेटेड अगर क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन क्या हो जाएंगे कि विद्युत आवेश को किस एसआई इकाई में मापा जाता है?
जो विद्युत आवेश होते हैं उसको किस एसआई इकाई में मापा जाता है, तो हो जाएंगे कूलम्ब। और एक कूलम्ब आवेश किसके बराबर होते हैं, ठीक है। तो एक आवेश कूलम्ब होता है 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड, ठीक है। ये इसके बराबर होता है 1 कूलम्ब, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। जो वायुमंडलीय दाब होता है उसको मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका बैरोमीटर। जो बैरोमीटर है वो वायुमंडलीय दाब को मापने में यूज किया जाता है। और इसी के रिलेटेड अगर क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन यहाँ आ जाएंगे कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो वो बैरोमीटर। यानी कि ये क्वेश्चन आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के एग्जाम में एक बार पूछ चुका है, ओके। और क्वेश्चन ये भी है कि वायु में आर्द्रता, जो यानी कि ह्यूमिडिटी होता है, वायु में जो यानी कि एयर में जो ह्यूमिडिटी होता है उसको मापने के लिए कौन सा यूज किया जाता है, तो उसको मापने के लिए हाइग्रोमीटर, ठीक है। हाइग्रोमीटर का यूज करते हैं। ये हो जाएंगे आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जब बल और विस्थापन के बीच कोण कितना हो तो, यानी कि जब बल और विस्थापन के बीच कोण कितना हो तो किया गया कार्य शून्य होता है, ओके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन ऐसा है कि जब बल और विस्थापन के बीच कोण यानी कि कोण कितना हो तो किया गया कार्य शून्य होता है। तो आंसर हो जाएगा इसका 90 डिग्री, ओके। सपोज दैट ये बल है और ये विस्थापन है, ठीक है। तो इसके बीच बना गया जो कोण है वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री इसका कोण हो गया यानी कि एंगल 90 डिग्री हो गया, तो कार्य कितना हो जाएगा, कार्य हो जाएगा यानी कि वर्क इक्वल टू 0, ठीक है। यानी कि वर्क किया गया जो है वो 0 है, ठीक है, जब बल और विस्थापन के बीच 90 डिग्री एंगल बनता है। तो समझाया गया है। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, मैथ का। तो ये काफ़ी इजी मैथ है और रूट अंडर x इक्वल टू 7 है, ठीक है। तो x का मान बता रहा है, तो x का मान कितना हो जाएगा। तो जैसे रूट से कोई भी संख्या हटता है, यानी कि जो x है तो इसको रूट से हटाकर सिर्फ x करते हैं, तो इसका जो होता है स्क्वायर होता है, क्या होता है, स्क्वायर होता है। सॉरी, ये चीज़ें जो है क्या है, जैसे रूट हट जाता है, ये रूट जैसे ही हटेगा तो जो लेटर रहता है उसका क्या हो जाता है, उसका जैसे 7 है तो उसका स्क्वायर हो जाता है, यानी कि 7 इंटू 7 हो जाएगा, ठीक है। 7 इंटू कितना हो जाएगा, 7, तो आंसर कितना हो जाएगा 49, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर। तो जब भी किसी संख्या से ये स्क्वायर हटता है, सॉरी जो रूट अंडर जो हटता है, तो उसका मल्टीप्लाई उसका पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो x के पावर 2 हो जाएगा, तो 7 इंटू 7 इक्वल टू 49, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी ईजी है। 2 के पावर 3 है, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 3 का पावर 2 है, तो 3 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8, फिर हो जाएगा 9, तो 8 प्लस 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा 17, ये हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक ट्रेन 2 घंटे में 120 किलोमीटर चलती है, तो इसकी गति क्या है। तो गति के लिए अगर विद इन सेकेंड भी बनाना है तो 120, 2 घंटे में 120 किलोमीटर चलता है, तो उसकी चाल क्या है, तो इसका आधा कर दो, हो जाएंगे 60 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। लेकिन अगर
पॉइंट में दिया है क्वेश्चन, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड जैसा है, थोड़ा सा पॉइंट में दिया हुआ है, तो इसका क्या होता है, गति बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। ठीक है, तो दूरी कितना है 120 किलोमीटर और समय कितना है 2 घंटा, तो ये दोनों में डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 60। ठीक है, तो 60 किलोमीटर पर आवर इसकी आंसर हो जाएगा। अगर इसी चीज़ों को अगर मीटर पर सेकंड में दिया है तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये आ जाएंगे आंसर। ठीक है, फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि 5x बराबर 45 है तो x का मान ज्ञात करें। तो x का मान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, x बराबर 45/5, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा 9। ठीक है, तो हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या है, 250 का 20%, 250 का 20% कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, 25 × 2 बराबर कितना हो जाएगा 50। ठीक है, तो हो गया आंसर। तो ये सब काफ़ी इजी क्वेश्चन है, मैथ का काफ़ी इजी क्वेश्चन आते हैं, तो आप इतना हेडक ना लें मैथ को लेकर। और मैथ का क्वेश्चन भी कम आते हैं, 5 क्वेश्चन आते हैं, तो उसको 5 में 3 तो बन ही जाएंगे अगर वैसा लेवल रहे तो। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि मानव किडनी में रक्त का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ होता है। जो मानव किडनी में क्या होता है, रक्त का फिल्ट्रेशन भी होता है और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी होता है। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ पे होता है वो पूछे जा रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बोमेंस कैप्सूल में। जैसा कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि बोमेंस कैप्सूल कैसा होता है। ठीक है, इसका ग्रुप्स ऑफ हिनले ऐसे करके कुछ होता है। ठीक है, तो बोमेंस कैप्सूल यहाँ पे होता है, वहीं पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी होता है। ठीक है, तो मैंने उसके रिलेटेड भी क्वेश्चन बता ही दिया था जो आ चुके हैं। ठीक है, तो इसके रिलेटेड भी अगर क्वेश्चन एक दो बता दो तो क्वेश्चन ये हो जाएंगे कि किडनी में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मुख्य रूप से किस संरचना में उच्च दाब के कारण होता है। तो आंसर हो जाएगा बोमेंस कैप्सूल, यानी कि जो किडनी होता है वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मुख्य रूप से किस संरचना में उच्च दाब पर होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, उच्च दाब होता है। ठीक है, जिसके कारण अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पॉसिबल है यहाँ पे। ठीक है, तो ये होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी, धमनी का क्या बोलते हैं, आर्टरी। और सीरा को क्या बोलेंगे, सीरा को बोलते हैं वेन। ठीक है, तो पूछे जा रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, यानी कि सबसे बड़ी धमनी यानी कि आर्टरी। तो सबसे बड़ी आर्टरी कौन सा है, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा एरोटा। तो एरोटा क्या होता है, जैसे मैं थोड़ा सा इसको हटाकर बता देता हूँ। तो एरोटा क्या है, इसका आंसर क्या हो गया, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी एरोटा है। तो एरोटा क्या है, जैसे कि सपोज दैट ये फिस्ट लाइक थोड़ा सा ऐसे कुछ ये होते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ हर्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, तो ब्लड जो फिल्टर होके कहाँ पे आता है, यहाँ पे, यानी कि लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, तो यहाँ से ब्लड जो पुश होकर कैसे जाता है, यहाँ से जैसे पुश हुआ, यहाँ से क्या होता है, ये पुश करता है। ठीक है, ये वाल्व पुश, यहाँ से जो चैम्बर होता है ये पुश होगा तो ब्लड क्या होगा, फ्लो बाहर जाएगा। तो जो ब्लड जो फ्लो बाहर होता है, ठीक है, जो ब्लड फ्लो बाहर आ रहे हैं तो इसी को क्या बोलते हैं, एरोटा बोलते हैं। ठीक है,
इसको क्या बोलते हैं? एरोटा बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? एरोटा। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? जो प्रोथ्रोम्बिन जो होते हैं उसके निर्माण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो विटामिन कौन सा होगा? विटामिन वो हो जाएगा के, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो विटामिन जो यानी कि ब्लड को जो ब्लीडिंग में यानी कि किसी का ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, यानी कि जब भी किसी का कट हो जाता है तो उसका ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने लगता है, तो उसमें क्या विटामिन के की भी संभावना कम होती है। ठीक है, तो विटामिन के को क्या होता है कि प्रोथ्रोम्बिन जो होता है उसके निर्माण में आवश्यक है। ओके, तो ये हो जाएंगे इसका आंसर। और अगर इसके रिलेटेड अगर क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन आ सकते हैं कि विटामिन के किस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ये आंसर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के एग्ज़ाम में कि विटामिन के किस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो हो जाएगा ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग, तो ये था आंसर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के तापमान और भूखे को नियंत्रित करता है? तो कल भी मैंने आई थिंक बताया था, ये क्वेश्चन को किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस, जो टेम्परेचर और मनुष्य का जो बॉडी टेम्परेचर होता है, शरीर का जो तापमान होता है उसको और भूख को, एंग्री को यानी कि हैंगर को नियंत्रित करता है, यानी कि कंट्रोल करता है, तो वो करता है हाइपोथैलेमस। तो ये हो जाएंगे इसका आंसर। ओके, और अगर इसी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के तापमान और हीमोस्टैटिस यानी हीमोस्टैटिस क्या होता है? हीमोस्टैटिस होता है ब्लड का रेगुलेट करना। ओके, तो हीमोस्टैटिस को भी मेंटेन करके रखता है, तो हो जाएगा हाइपोथैलेमस। इसी यानी कि ऑप्शन बी ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में ग्लूकोज के टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी कि जब ऑक्सीजन अब्सेंस है, ठीक है यानी कि क्या है? अनुपस्थिति, यानी कि ऑक्सीजन के अब्सेंस में ग्लूकोज के टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को बोलेंगे, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा किण्वन, यानी कि फर्मेंटेशन। तो जब भी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज टूट रहे हैं तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं किण्वन, यानी कि फर्मेंटेशन। और इसके रिलेटेड अगर क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन ये आ जाएंगे कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का विघटन किस प्रक्रिया में होता है? इस यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का विघटन किस प्रक्रिया में होता है? तो हो जाएगा किण्वन। ठीक है, सेम ही आंसर होगा, लेकिन थोड़ा क्वेश्चन को घुमा कर पूछा था। और क्वेश्चन ये भी पूछा है कि ईस्ट के अवायवीय श्वसन से कौन सा पदार्थ बनता है? तो ये हो जाएगा इथेनॉल। ठीक है, तो क्वेश्चन को थोड़ा घुमा कर पूछा जाता है, तो उसको आप ध्यान में रखना। क्वेश्चन को अच्छी तरह से जांच परख लेना ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सी रक्त कोशिकाएं एंटीबॉडी बनाती हैं? यानी पूछ रहा है कि कौन सा जो ब्लड सेल्स है वो एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करती है, यानी कि बनाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट्स। ठीक है, लिम्फोसाइट्स। तो होते क्या है? ये क्या है? एक ब्लड्स का कंपोनेंट है, यानी कि जो लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, ये सब क्या है? ब्लड का कंपोनेंट है। तो इसमें होता क्या है कि ये जो लिम्फोसाइट्स है वो क्या करता है? एंटीबॉडी को बनाती है, जिसमें किलर सेल भी हो जाएंगे। ठीक है,
एल सेल होते हैं और जिसे लिम्फोसाइट बोला जाता है, और एक के सेल होते हैं जिसे हम लोग किलर सेल बोलते हैं। ठीक है, ये हो जाएंगे। और इसके रिलेटेड अगर क्वेश्चन देखें तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन ये आ सकते हैं कि किस प्रकार के लिम्फोसाइट्स मुख्य रूप से एंटीबॉडी बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं, तो वो होता है बी लिम्फोसाइट्स। अगर इसमें भी अगर डिप में पूछ दिया क्वेश्चन कि कौन से लिम्फोसाइट्स मुख्य रूप से एंटीबॉडी बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं, तो वो होते हैं बी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा अंग पित्त रस को संग्रहित करता है। तो मैंने क्वेश्चन को काफ़ी बारीकी से समझाया था कि कौन सा अंग पित्त रस को संग्रहित करता है, तो वो कौन सा है, वो है गॉल ब्लाडर। तो संग्रहित कैसे करता है और बनता कहाँ है, यहाँ पे अगर पूछ दिया क्वेश्चन अभी क्या है कि कौन सा अंग पित्त रस को संग्रहित करता है, तो ये हो गया पित्ताशय। ठीक है, यानी कि गॉल ब्लाडर। अगर पूछ दे कि कौन सा अंग पित्त रस को बनाता है, तो बनाएगा कौन, वो बनाएगा लीवर। ठीक है, लेकिन अगर ये भी पूछ दे कि कौन सा वेन या फिर कौन सा ट्यूब पित्त रस को ट्रांसपोर्ट करता है, यानी कि डक्ट पूछ दे कि कौन सा डक्ट पित्त रस को ट्रांसपोर्ट करता है, तो उसमें हो जाएगा बाइल डक्ट। तो ये सारे क्वेश्चन को को रिलेट करके आप याद कर लेना, ताकि कोई भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे तो आपसे छूट ना पाए और आप एक्स्ट्रा मार्क्स लेकर 2026 में भारतीय सेना का एक हिस्सा बनने का आपको ऑप्शन मिल सके। ठीक है, फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है, हाँ अगला क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है। निषेचन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, जब जो एग का जो क्या होता है, जो फीमेल पार्टनर में जो एग होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं, किससे, स्पर्म से मिलकर। तो चीज़ें कहाँ पे होती है, ठीक है, तो बताना है कि वो चीज़ें कहाँ पे होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा उसका, फैलोपियन ट्यूब। ओके, फैलोपियन ट्यूब में ये चीज़ें होती है। अगर क्वेश्चन क्या आ गया कि नर और मादा युग्मकों के संलयन को क्या कहा जाता है। जो नर और मादा, जैसे कि मैंने अभी बताया कि क्या होता है, निषेचन होता है। कहाँ पे होता है निषेचन, ठीक है, तो निषेचन का मतलब क्या है, इसमें तो पूछ दिया कि मनुष्यों में निषेचन कहाँ होता है, तो वो फैलोपियन ट्यूब में। लेकिन निषेचन होता क्या है ये पूछ दे तो निषेचन क्या होता है, नर और मादा युग्मकों के संलयन को निषेचन कहा जाता है। ओके, ये होता है। फिर क्वेश्चन ये भी घुमाकर पूछा जा सकता है इसके रिलेटेड कि मनुष्यों में निषेचन सामान्यतः महिला प्रजनन तंत्र के किस भाग में होता है, तो वो होगा फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा प्रोटीन मांसपेशियों के संकुचन में सहायता करता है, यानी कि कौन सा वो प्रोटीन है जो मांसपेशियों के संकुचन, यानी कि संकुचन क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि जब भी कोई फ्लेक्शन एक्सटेंशन करे तो उसमें क्या होता है, संकुचन होता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो उसमें कौन सा प्रोटीन मांसपेशियों के संकुचन में सहायता करता है, तो उस प्रोटीन को जानना है। तो प्रोटीन कौन सा है, वो प्रोटीन हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, एक्टिन। ठीक है, एक्टिन हो जाएगा। और कोलेजन जो है वो ये भी एक टाइप्स का प्रोटीन है, लेकिन इसमें क्या करते हैं, इस कोलेजन का क्या काम है, फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। कोलेजन जो है वो स्किन की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। ओके, और ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है विटामिन सी में। ठीक है, तो हो जाएगा आंसर। लेकिन हम लोग देख क्या रहे हैं क्वेश्चन कि कौन सा प्रोटीन मांसपेशियों के संकुचन में सहायता करता है, वो हो जाएगा एक्टिन। जो एक्टिन जो प्रोटीन है वो मांसपेशियों को
कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा ओवम, यानी कि अंडाणु। जो अंडाणु है वो सबसे बड़ी कोशिका है मानव शरीर की। लेकिन अगर इसके रिलेटेड अगर क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो अंडाणु ये पूछा गया है क्वेश्चन। और क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि मानव शरीर की कौन सी कोशिका नंगी आँखों से देखी जा सकती है, तो है ओवम। वो भी आंसर यही है, जिसको हम लोग नंगी यानी कि नेक्ड आई से देखे जा सकती है। ओके, फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस तत्व का परमाणु क्रमांक 11 है। वो कौन सा है तत्व, किसी चीज़ को याद रहे या नहीं रहे, लेकिन सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन को याद ही होता है। ठीक है, तो कौन सी तत्व का परमाणु संख्या 11 है, तो आंसर क्या हो जाएगा 41। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है। मैंने एक क्वेश्चन कल भी बताया था, कल परसों बताया था कुछ ऐसे। एक क्वेश्चन को देखकर मुझे थोड़ी याद आ रही है कि क्वेश्चन को हमने सॉल्यूशन किया था जल्द ही 1-2 दिन में। तो आंसर क्या है इसका, जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस बनाता है, यानी कि कौन सी गैस निकलेगी, तो आंसर क्या हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस निकलेगी जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो। ओके, और अगर इसके रिलेटेड अगर क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन क्या आ जाएगा, क्वेश्चन ये आ जाएगा कि जब धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलता है, यानी कि क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, हाइड्रोजन। और सेकंड क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि जब जिंक पतले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है, तो ये भी हाइड्रोजन ही होंगे आंसर। ठीक है, यानी कि जब जिंक पतले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्विक लाइम का रासायनिक सूत्र क्या है। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोला जाता है, क्विक लाइम, यानी कि CaO। ठीक है, CaO को क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। तो चीज़ें हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर क्वेश्चन ये आया हुआ है कि जब क्विक लाइम पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा यौगिक बनाता है, तो हो जाएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब क्विक लाइम पानी के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये बनाएगा। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ये सबको पता होना चाहिए कि सिट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू में। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, मोमेंटम की एसआई इकाई, यानी कि संवेग का एसआई इकाई क्या है, तो संवेग का एसआई इकाई है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। यह है संवेग का एसआई इकाई। ओके, और इसके रिलेटेड अगर क्वेश्चन देखें तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा कि संवेग को द्रव्यमान और उसके गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो किस रूप में परिभाषित किया जाता है, तो है वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी के रूप में क्या किया जाता है, परिभाषित किया जाता है संवेग को, द्रव्यमान और उसके गुणनफल को। ओके, तो ये हो जाएंगे आंसर। और वेलोसिटी को वेग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि वाहनों के हेडलाइट में कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है। जो यानी कि जो भी व्हीकल होते हैं जो वाहन होते हैं, ठीक है, तो उसकी हेडलाइट में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण को यूज किया जाता है वाहनों के हेडलाइट में। ओके, और इसके रिलेटेड अगर क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन ये आए हैं आर्मी के एग्जाम में
कि कौन सा दर्पण हमेशा आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है? तो वह उत्तल दर्पण हमेशा आभासी, छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण लगभग कितना होता है? यानी कि जो गुरुत्वीय त्वरण का यानी कि जी का जो मान है वो पृथ्वी पर कितना होता है? तो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि इस वेग से किसी चीज़ को आकाश में फेंका जाए, ठीक है, आकाश में किसी चीज़ को इस वेग से फेंका जाए तो वो क्या होगा? जो ग्रेविटेशनल एरिया होता है, ठीक है, जो ग्रेविटेशनल एरिया होता है यानी जो गुरुत्वीय एरिया होता है, तो उस जो लेयर से वो पार कर जाएगा, यानी कि वो नीचे फिर चीज़ें नहीं आएगा अगर इस वेग से किसी चीज़ को फेंका जाए तो, ठीक है। तो रॉकेट, ये सब जो लॉन्चर, ये सभी जो होते हैं वो इस वेग से ऊपर से ही वेग को यूज करते हैं, यानी कि इस वेग से नीचे किसी चीज़ को अगर फेंका जाए तो वो फिर से वापस ज़मीन की तरह आएगा। लेकिन अगर जो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की वेग से अगर किसी भी चीज़ को ऊपर फेंका जाए तो वो चीज़ें वापस फिर नीचे नहीं आएगी। तो ये होता है, ठीक है। फिर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सी शक्ति वस्तुओं को पृथ्वी की ओर खींचती है? तो क्या हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण बल। अभी मैंने बताया कि चीज़ें नीचे आ जाती है तो वो नीचे क्यों आती है? वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आती है। तो इसमें क्वेश्चन क्या है कि कौन सी शक्ति वस्तुओं को पृथ्वी की ओर खींचती है? तो वो हो जाएंगे गुरुत्वाकर्षण बल। लेकिन अगर इस वेग से फेंका जाए किसी चीज़ को, वो वापस पृथ्वी की ओर नहीं आएगी, ठीक है। तो फिर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी की सतह से पलायन वेग कितना होता है? अभी मैंने बताया, सॉरी, पलायन वेग क्या होता है? पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन इसको क्या बोलते हैं? जो पलायन वेग को क्या बोलते हैं? पलायन वेग को एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो होता है। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस भौतिक राशि की इकाई दाब के समान होती है? यानी कि कौन सी भौतिक राशि है जिसका यूनिट दाब के समान होता है, यानी कि प्रेशर के समान होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? वो है स्ट्रेस, यानी कि तनाव। जो तनाव है उस राशि का इकाई दाब के समान होती है। ओके, तो ये था लास्ट क्वेश्चन। आई होप सबको अच्छा लगा और काफ़ी वीआईपी क्वेश्चन थे, काफ़ी गाइडेड क्वेश्चन थे, सारे रियल एग्ज़ाम बेस्ड थे, जिसमें आपको सॉल्यूशन लेकर काफ़ी मज़ा आया होगा सॉल्यूशन देने में। और मे भी सारे क्वेश्चन सबको पता होगा, 50% तो सब सारे को पता होगा जो आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के तैयारी कर रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो ये आप याद रखना, ठीक है। फिर चलते हैं, कल की वीडियो में फिर से मिलेंगे आपसे अच्छी क्वेश्चन और अच्छे स्ट्रेटजी के साथ, जिसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेंगे आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट या फिर आर्मी की कोई भी ट्रेड में सफलता पाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल की वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।